हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन क्या होता है, किस प्रकार से होता है और ये प्रकाश की कौन सी घटना है या किस प्रकार से घटित होती है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो अपवर्तन पर आधारित होती है। देखेंगे अपवर्तन का अर्थ क्या होता है, इसे समझते हैं। फर्स्ट, अपवर्तन का अर्थ होता है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में गमन करती है यहाँ पे माध्यम दूसरा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे वायु है और यहाँ पे जल है, या फिर यहाँ निर्वात है और यहाँ पे वायु है। तो ये दो भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के हमारे पास में माध्यम हो गए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम एक से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। या तो वो इस साइड चली जाएगी, पथ से विचलित हो जाती है, या फिर वो इस प्रकार से इधर चली जाएगी। ये दोनों डिपेंड करते हैं कि माध्यम किस प्रकार का है। तो हम वापस से सीखते हैं, अपवर्तन का अर्थ क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में गमन करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। अब यहाँ पे हमारे पास में माध्यम है। माध्यम दो प्रकार के हैं, माध्यम को समझेंगे पहले और उसके बाद में उसमें अपवर्तन किस प्रकार से होता है उसे समझेंगे। माध्यम दो प्रकार के हैं, एक है विरल और दूसरा है सघन। अब इन दोनों का अर्थ समझते हैं। विरल ऐसा माध्यम जिसके अवयवी कण दूर दूर होंगे, किसकी तुलना में, किसकी अपेक्षा, दूसरे माध्यम की तुलना में। यदि मान लो मेरे पास दो माध्यम है, दो अलग अलग माध्यम है, यदि एक माध्यम के अवयवी कण दूर है किसकी तुलना में, उस दूसरे माध्यम की तुलना में, तो हम कहेंगे कि जिसके अवयवी कण ज्यादा दूर दूर है वो हमारा विरल है और जिसके अवयवी कण पास पास है वो हमारा सघन माध्यम है। तो समझ में आ चुका होगा माध्यम विरल या सघन क्या अर्थ हुआ कि तुलना के आधार पर हम कहेंगे कि कोई माध्यम सरल है, सघन है या फिर विरल है। विरल का अर्थ क्या हुआ कि ऐसा माध्यम जिसके अवयवी कण पास पास होते हैं तो उसे हम सघन कहते हैं। ऐसा माध्यम जिसके अवयवी कण दूर दूर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम। अब यहाँ पे समझने के लिए है, जब प्रकाश किरण स्थिति है, जब प्रकाश किरण कहां से कहां, विरल से सघन में जाती है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है इसे समझते हैं। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में, अर्थ क्या हुआ, जैसे कि मान लो ये एक माध्यम है, वो ऊपर हमारे पास में वायु है और यहाँ पे हमारे पास जल है। यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है तो वायु जल की अपेक्षा क्या है, वायु जल की अपेक्षा विरल माध्यम है। तो हम कहेंगे जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यहाँ पे ये हमारा अभिलंब है, इसके लंबवत, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये तो हमें पता है, यही घटना हमारी क्या कहलाती है, अपवर्तन। जब विरल से सघन में जाती है अपने पथ से विचलित हो जाती है, लेकिन जब विरल से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस चीज को याद रखेंगे, कौन सी चीज, कि वायु या फिर जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी प्रकार से जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, जब सघन से विरल में जाती है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास में कांच है, यहाँ पे हमारा माध्यम कांच है, इससे प्रकाश किरण इस प्रकार से जा रही है, ये हमारा अभिलंब है। यहाँ पे मैंने कहा ये हमारा अभिलंब है, तो प्रकाश किरण ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाएगी, अपने पथ से विचलित हो जाएगी। पथ से विचलित हो गई, इसका अर्थ है ये इस समान पथ पे नहीं जाएगी। ये इस प्रकार से जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा होगा कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है अभिलंब की ओर मुड़ती है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। कारण समझते हैं,
जब विरल माध्यम होता है तो उसके अवयवीकरण दूर दूर होते हैं, उसके अंदर प्रकाश का वेग क्या होगा, अधिक होगा, वेग अधिक होगा। जब ये अधिक वेग है तब ये जब जाके सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो जिसके अवयवीकरण पास पास है तो प्रकाश का वेग घट जाता है। जब वेग घट जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी वेग कम होने के कारण वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी प्रकार से जब प्रकाश किरण, समझ सकते हैं इस चीज को है ना कि किस प्रकार से हम याद रखेंगे, यदि ऐसे नहीं है तो फिर हमें रखना पड़ रहा है। हम यहाँ पे याद रखेंगे कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन से विरल में आएगी तो सघन के अंदर अवयवीकरण बहुत ज्यादा पास पास है, जब पास पास है सघन से तो विरल में जा रही है, जब विरल में जाएगी तो क्या होगा, उसके अवयवीकरण दूसरे माध्यम के अवयवीकरण दूर दूर है। जब अवयवीकरण दूर दूर है तो इसका अर्थ है कि उसका वेग बढ़ जाएगा और वेग बढ़ने के कारण वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पे हम इसे समझ सकते हैं ना कि ऐसा कि हम कहेंगे कि प्रकाश का वेग घट रहा है या कम हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसे याद रखने की तुलना में ये कहेंगे कि जब विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश का वेग घट जाता है जिससे कि वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी प्रकार से जब सघन से विरल में प्रकाश किरण जाती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, इस कारण से वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब हम यहाँ पे कांच की स्लाइड से अपवर्तन के बारे में सीखने वाले हैं। कांच की स्लाइड जैसे कि हम समझते हैं, जैसे कि कांच की नॉर्मल से स्लाइड है, कांच की स्लाइड, उसके अंदर से हम क्या सीख रहे हैं, अपवर्तन। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यह हमारा माध्यम फर्स्ट है, कौन सा है, वायु, ये माध्यम फर्स्ट वायु, ठीक है। और दूसरा माध्यम हमारे पास में क्या है, कांच, तो इसे भी हम याद रखेंगे, माध्यम सेकंड। अब जब माध्यम अलग अलग होंगे तभी हमारा क्या होगा, अपवर्तन होगा। यदि माध्यम अलग अलग नहीं है तो अपवर्तन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हम समझे, देखो यहाँ पे वायु है, वायु हमारा क्या है, कांच की तुलना में विरल माध्यम है। विरल माध्यम का अर्थ समझते हैं जिसका अवयवीकरण या फिर जिसके अवयवीकरण दूसरे माध्यम की तुलना में क्या हो, दूर दूर हो। यदि दूर दूर है तो हमारा विरल माध्यम है, यदि पास पास है तो हमारा सघन माध्यम है। तो हमारा कांच क्या है, सघन माध्यम। अभी हमने सीखा था, उसी के आधार पर हम वापस से आगे सीख रहे हैं। देखो हमारे पास में है ए बी सी डी, एक कांच की स्लाइड है, ठीक है। ए बी सी डी एक कांच की स्लाइड है, उस कांच की स्लाइड है, ठीक है, ये कांच की स्लाइड है। अब हम क्या देख रहे हैं कि पी क्यू एक किरण है, ठीक है, या फिर प्रकाश किरण है पी क्यू, वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। ये माध्यम दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला तल है। कौन कौन सा माध्यम, वायु और कांच, वायु और कांच। उसका कांच का पहली सतह, जो कांच की पहली सतह है वो हमारी क्या है, वो हमारी इन दोनों को माध्यमों को पृथक करने वाला तल है। अब जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है, विरल से सघन में जाती है, तो जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के कारण वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्यों, क्योंकि हमने सीखा जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है या फिर गमन करती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब के ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ तक हमें पता चला, ये दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर वो अपने पथ से विचलित होकर अभिलंब की ओर मुड़ गई। अब यहाँ से आगे अभिलंब उसके अंदर में अभिलंब की ओर मुड़ने के बाद में प्रकाश किरण कांच के अंदर चल रही है। उस कांच के अंदर चलने के बाद में अब यहाँ पे कांच से पुनः किस में जा रही है, वायु में। वायु हमारा फिर से क्या है, विरल माध्यम। जब कांच से प्रकाश किरण वायु में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से अपवर्तन हो जाएगा। जब अपवर्तन होगा तो यह अपने पथ से विचलित होगी, लेकिन हमें पता है जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वह अभिलंब से दूर हट जाती है, तो यहाँ पे ये दूर हट गई। इस प्रकार से हमें पता चला कि यह कांच की स्लाइड में अपवर्तन किस प्रकार से होता है। वापस से समझ लेते हैं, पी क्यू एक रेखा है जो का सरल विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। प्रवेश करने के बाद में इसका अपवर्तन होता है, अपवर्तन होने के कारण यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ गई। अब कांच के अंदर से ये गमन कर रही है, कांच के गमन करने के बाद में यहाँ पे इन दोनों सतह को पृथक करने वाला तल है। जब ये पृथक करने वाले तल से वापस से आगे बाहर गुजरती है तो ये पुनः सघन से विरल माध्यम में जाती है। जब विरल सघन से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, और ये इस प्रकार से हमारे कांच के अंदर पूरा परावर्तन होता है। नेक्स्ट आगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के क्या क्या नियम है, किस प्रकार से इसे समझते हैं। देखो जैसे हमें पता है
एक आपतित किरण होती है, आपतित किरण, जैसे कि हमने परावर्तन में देखा आपतित किरण, दूसरी वहां पे परावर्तित किरण थी, तो यहाँ पे क्या है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और तीसरा क्या है यहाँ पे अभिलंब, अभिलंब। तो यहाँ पे हमें इन तीनों चीजों को याद रखना है। अपवर्तन का फर्स्ट नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। जब ये तीनों एक ही तल में होते हैं तो अपवर्तन होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अपवर्तन का प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। और समझते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारा एक माध्यम है, ये हमारा जल है और यहाँ पे हमारे पास में वायु है, ठीक है। अब एक प्रकाश किरण यहाँ पे आपतित होती है, आपतित अथवा आने वाले प्रकाश किरण, आपतित होने के बाद में यहाँ पे ये अभिलंब रहेगा, अभिलंब ये इस प्रकार से इस ओर मुड़ जाती है। ये आपतित किरण हमारी, आने वाली किरण जो आपतित होती है, दूसरी ये अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है हमारी, और तीसरा ये अभिलंब, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए। यही हमारा प्रथम नियम है। क्या नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। यहाँ पे हम ध्यान देंगे, ये हमारा अभिलंब है जो कि यहाँ पे लंबवत रहेगा, ये अभिलंब है, ये आने वाली किरण आपतित किरण, अपवर्तित कहाँ पे हो रही है, इस सतह पर, इस दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर ये अपवर्तित हो रही है, तो ये हमारी अपवर्तित किरण है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है हमारा, आपतित कोण की जया, आपतित कोण की जया या फिर आपतन कोण की जया और अपवर्तित कोण की जया, कोण की जया जो है, इन दोनों का अनुपात क्या रहेगा, स्थिरांक रहेगा या फिर हमेशा स्थिर रहता है। आपतित कोण की जया अथवा साइन आई, और दूसरा क्या है अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण क्या है साइन आर, जया है ना, जया का अर्थ साइन, कोसाइन का अर्थ कोज्या, और ये किसके बराबर रहेगा, स्थिरांक, ये कांस्टेंट के बराबर, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसे हमें याद रखना है। और यही हमारा क्या है, ये हमारा स्नेल का नियम है, इसे याद रखेंगे। स्नेल का नियम, स्नेल नियम या फिर स्नेल का नियम क्या है, तो हमें याद रखना है आपतित कोण की जया, अपवर्तित कोण की जया, दोनों का अनुपात सदैव स्थिरांक रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात साइन आई बटा साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर या फिर इक्वल टू कांस्टेंट, हमेशा एक स्थिरांक के रूप में हमें प्राप्त होगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो अपवर्तन के दो नियम है, याद रखेंगे, बहुत ही सरल से। देखो आपतित कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों का अर्थ समझ लिया। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब का लंबवत, जहाँ पे वो आपतित किरण आपतित हो रही है वो हमारा अभिलंब है, उस बिंदु पर लंबवत जो है वो हमारा अभिलंब है। तो तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे आपतित कोण, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, उससे हम क्या कहते हैं, आपतित कोण, ठीक है। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तित कोण। और इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या रहेगा, आपतित कोण की जया का अनुपात और अपवर्तित कोण की जया, इन दोनों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्थिरांक रहेगा, इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अब नेक्स्ट आगे गोलीय लेंस से अपवर्तन। अभी हमने पढ़ा था अपवर्तन के बारे में, अब हम गोलीय लेंस से अपवर्तन सीखते हैं। फर्स्ट की गोलीय लेंस होता क्या है या लेंस होता क्या, अपवर्तन हम लेंस से सीखने वाले हैं। लेंस क्या होता है इसे सीखते हैं। अर्थ हुआ कि दो वक्राकार पृष्ठ आपस में मिले हुए हैं तथा दोनों क्या करेंगे, अपवर्तन का कार्य करेंगे या फिर अपवर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, तो वह वक्राकार पृष्ठ वो हमारा क्या है, लेंस। दो वक्र पृष्ठों से घिरी हुई बंद आकृति या फिर दो वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ बंद भाग वक्र पृष्ठ या फिर जो अपवर्तक पृष्ठ है उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस का अर्थ क्या हुआ, दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ बंद अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ अर्थवा कि जो अपवर्तन करता है, अपवर्तक पृष्ठ हमारा क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। तो लेंस, अब हमने कहा कि
ये दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। अर्थ क्या हुआ कि ये वाला भाग जो है हमारा, ध्यान से सीखेंगे, ये वाला भाग इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो ये इस प्रकार का एक गोलाकार होगा भाग, उसका ये कटा हुआ भाग है। इसी प्रकार से ये वाला वक्र ये भी इस प्रकार से ये इसका कटा हुआ भाग है। इसे आप ध्यान से सीखेंगे। ये दो वक्र पृष्ठ थे जिसको हमने काट दिया, उसका कुछ भाग हमने इस साइड से लिया, कुछ भाग इस साइड से। जब इन दोनों भागों को हमने लिया है तो वो दोनों भाग एक साथ में मिलाए तब वो जाके एक लेंस के रूप में है। अब इसी प्रकार से हमारे पास में दूसरा लेंस भी होता है, जैसे कि ये हमारा उत्तल लेंस है, ये दूसरा अवतल लेंस है, अवतल लेंस। अब यहाँ पे अवतल लेंस के लिए भी हमने दो भाग इस प्रकार से लिए हैं, एक ये वाला वक्र पृष्ठ, दूसरा ये वाला वक्र पृष्ठ। ये दो गोले थे, दोनों का भाग हमने कट किया, उन दोनों भागों को हमने आपस में जोड़ दिया। अब ये हमारा क्या कर रहा है, अपवर्तक का कार्य कर रहा है, अपवर्तक पृष्ठ का कार्य। तो ये अपवर्तक पृष्ठ का कार्य करने वाला ये जो वक्र पृष्ठों से घिरे हुआ बंद अपवर्तक पृष्ठ है, इसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो हमने समझा ये वाला भाग इस प्रकार से इस गोले का कटा हुआ भाग है, ये इस प्रकार से इस गोले का कटा हुआ भाग। तो अब हम यहाँ पे कुछ टर्म सीखते हैं। कौन कौन से टर्म है? फर्स्ट, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु होता क्या है इसे समझते हैं। फोकस बिंदु, इसके ये जो हमारी मुख्य अक्ष है, या फिर हम ये कहेंगे कि समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें, समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि यहाँ पे एक ये वाला वक्र पृष्ठ है जो इस प्रकार से इस गोले का कटा हुआ भाग है, इसी प्रकार से दूसरे वाला वक्र पृष्ठ भी है जो दूसरे भाग गोले का कटा हुआ भाग है। तो यहाँ पे हमारे पास में दो फोकस बिंदु रहेंगे। और क्या हुआ, यहाँ पे ये फोकस बिंदु इस प्रकार से भी F1 और ये F2। फोकस बिंदु क्या रहेगा, फोकस बिंदु का अर्थ क्या है कि जब प्रकाश किरणें समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे से आकर प्रतिच्छेद करती है या फिर मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। और इसे हम F से लिखते हैं। दो क्यों हुए, क्योंकि ये दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ है, जबकि हमारा दर्पण क्या था, एक इस प्रकार से गोलाकार भाग था जो गोले का कटा हुआ भाग था। तो उस गोले के लिए वहां पे हमारे पास में एक ही प्रकार का फोकस बिंदु था। अब नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है इसे सीखते हैं। वक्रता केंद्र जो जिस गोलों का लेंस के वक्र पृष्ठों को जिस गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है, जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, ये वाले गोले, इनका केंद्र बिंदु जो भी जहाँ पे भी रहेगा वो केंद्र बिंदु हमारे क्या होंगे, वक्रता केंद्र होंगे। और उन्हें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2F1 और 2F2, जबकि हम इसे C1 और C2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ये दो क्यों हुए इसे वापस से सीखते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो हमने कहा कि लेंस के वक्र पृष्ठों को या फिर अपवर्तक पृष्ठ जो है वक्र, उन्हें जिन गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है उन गोलों का केंद्र बिंदु जो होता है वो हमारे क्या है, वक्रता केंद्र है। अब वक्रता केंद्र दो क्यों है, क्योंकि वक्र पृष्ठ दो गोलों के कटे हुए भाग है, दोनों गोलों के केंद्र जो बिंदु है वो वक्रता केंद्र है। और उन्हें हम किससे लिखते हैं, F1, 2F1 और 2F2, या फिर C1 या C2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है इसे सीखते हैं। प्रकाशिक केंद्र, तो ये वक्र पृष्ठ जो कि अपवर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा, जो हमारा लेंस है अपवर्तक पृष्ठ का ये जो मध्य बिंदु है इसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। और इसे हम किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। समझ आया, प्रकाशिक केंद्र क्या है, अपवर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु जो है वो हमारा प्रकाशिक केंद्र है। नेक्स्ट आगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या रहेगा या फिर मुख्य अक्ष क्या होता है, तो मुख्य अक्ष हम कहेंगे कि प्रकाशिक केंद्र, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र दोनों साइड के इनको मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा जो होती है उससे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या रहेगी, मुख्य अक्ष विभिन्न बिंदु जैसे कि वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, उससे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब नेक्स्ट आके फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस दूरी फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी, इसे हम याद रखेंगे, इसे हम F से लिखते हैं। ठीक है, क्या होती है, फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी। अब हमें याद ये रखना है कि जो भी दूरियां होती है वो प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, ना कि हम बीच में या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो ये बीच वाला जो भाग है
यहाँ पे ये वाला प्रकाशीय केंद्र और प्रकाशीय केंद्र से दूरियां मापी जाती है। तो प्रकाशीय केंद्र से फोकस बिंदु के मध्य की दूरी, प्रकाशीय केंद्र व फोकस बिंदु के मध्य की दूरी हमारी क्या है, फोकस दूरी है। ये दोनों साइड रहेगी इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट आगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या ये केंद्रक, वक्रता केंद्र और ये प्रकाशीय केंद्र, वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे देखें, इस लेंस का भी होगा केंद्रक 2f1, ठीक है, यहाँ पे भी होगा 2f2। ये जो है यहाँ पे हमारा प्रकाशीय केंद्र है और इन दोनों के मध्य की दूरी एक इस साइड भी रहेगी और इस साइड भी। तो ये हमारी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, आर से। तो समझ में आया होगा कुछ। फोकस बिंदु, समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। वक्रता केंद्र, तो वक्र पृष्ठों या फिर जो अपवर्तक पृष्ठ है, वक्र अपवर्तक पृष्ठ, उनका केंद्र या जिन गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है उनका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। उन्हें हम 2f1 और 2f2 से दर्शाते हैं। प्रकाशीय केंद्र अपवर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, अपवर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, वो हमारा क्या है, प्रकाशीय केंद्र। और इसे हम किससे लिखते हैं, पी से। मुख्य अक्ष, तो वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, उससे हम क्या कह रहे हैं, मुख्य अक्ष। नेक्स्ट फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के मध्य की दूरी, इसे हम क्या कह रहे हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को छोटे एफ से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र, इन दोनों के मध्य की दूरी जो है वो हमारी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं गोलीय लेंस के प्रकार। गोलीय लेंस के प्रकार कौन कौन से, या फिर लेंस के प्रकार क्या क्या है। तो लेंस दो प्रकार का है, एक है अवतल, जिस प्रकार से हमारे पास दर्पण था, अवतल लेंस, और दूसरा उत्तल लेंस। दोनों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है ना। उत्तल लेंस क्या चेंज है, इसे सीखते हैं। हमने पढ़ा था दर्पण के बारे में, यदि जिसको नहीं याद है या फिर यदि कन्फ्यूजन है तो फिर नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करूंगा। ये उत्तल दर्पण वहाँ पर प्रकाश किरणों को फैलाता था, जबकि यहाँ पे उत्तल लेंस हमारे प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। चलो पूरा ध्यान से देखते हैं वापस। अवतल लेंस क्या होगा, तो ऐसा लेंस जो किनारों पे मुड़ा हुआ या फिर किनारों पे मुड़ा हुआ होता है। ये किनारे इसके एक दूसरे के दूर दूर जा रहे हैं ना, तो ये किनारों पे मुड़ा हुआ होता है। जबकि ये जो उत्तल लेंस है ये किनारों पे एक साथ में मिला होता है, या फिर किनारों पे नुकीला होता है, या फिर किनारों पे एकदम इस प्रकार से रहेगा। तो हम कहेंगे अवतल लेंस किनारों पे बाहर की ओर निकला जाता है या फिर मुड़ा हुआ होता है, और जबकि उत्तल लेंस किनारों पे नुकीली टाइप से होता है। नेक्स्ट दूसरा, यह प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद फैलाता है। इसे याद रखेंगे, यह प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद फैलाता है, जबकि यह एकत्रित करता है या फिर इकट्ठा करता है। यह जो उत्तल लेंस है हमारा, ये प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात क्या करता है, एक जगह पे इकट्ठा करता है। ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। और ये जबकि क्या करता है, प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसे याद रखेंगे। अवतल लेंस किनारों पे मुड़ा हुआ होता है, उत्तल लेंस किनारों पे नुकीला या पतला होता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, ये याद रखेंगे। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद क्या करता है, एकत्रित करता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक जगह पे अपवर्तन के पश्चात इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण में। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होता है, उसके निवारण में हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। जब हम नेत्र दोष पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। ये जो हमारा उत्तल लेंस है ये क्या करता है, तो ये इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, तो इसका उपयोग हम दूर दृष्टि दोष के निवारण में करेंगे इसका उपयोग। तो अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के
निवारण में उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में लेंस दो प्रकार के है। नेक्स्ट, अब हम आगे अपवर्तन जो सीख रहे थे उसके आगे हम सीख रहे हैं लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रतिबिंब निर्माण, तो इसे हम सीखेंगे प्रतिबिंब निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमारे पास में कुछ नियम है, विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ रहेगी, उसे हमें सीखना है। यहाँ पे लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, फर्स्ट नियम क्या है इसे सीखते हैं। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ठीक है, यहाँ पे मैं इस प्रकार से बनाऊंगा। ये हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये बीच में जो मध्य का भाग है, इन दोनों भागों को यहाँ पे जोड़ा गया है। ये मुख्य अक्ष है हमारा, ठीक है। ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है, ये हमारा F1 है। अब सीखेंगे जब प्रकाश किरण, पहला नियम क्या है? जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से जाएगी। पहला नियम क्या नियम है? पहला नियम है जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। याद रखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है? जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। याद रखेंगे, ये नियम हमारे क्या काम आएंगे? प्रतिबिंब निर्माण के लिए काम आएंगे। विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ रहेगी, उसमें हम प्रतिबिंब सीखेंगे तब हमें ये काम आएगा। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम, जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आपतित होती है, ये हमारा फोकस बिंदु है, ये यहाँ से फोकस बिंदु से आपतित हो रही है। जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। पहला नियम क्या है? पहला नियम, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? फोकस बिंदु से गुजरेगी। इसी प्रकार से जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये हमारा दूसरा नियम था। अब तीसरा नियम, यहाँ पे ध्यान दे देंगे। तीसरा नियम यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तीसरा नियम क्या है इसे सीखते हैं। ये हमारा लेंस है, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र। तीसरा नियम क्या है? जब प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होता है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना अपने पथ से विचलित हुए वो सीधी निकल जाती है। तो तीसरा नियम क्या है? जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जब प्रकाश किरण, ये हमारा ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है तो बिना अपने पथ से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा अपवर्तन का तीसरा नियम है या फिर प्रतिबिंब निर्माण का तीसरा नियम है। पहला नियम क्या था प्रतिबिंब निर्माण का? ये प्रतिबिंब निर्माण के नियम है, ये याद रखेंगे ना। अपवर्तन के नियम अलग थे। क्या नियम है? जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरा, जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा नियम, जब प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो सीधी निकल जाती है, उसमें कोई विचलन नहीं होता है। तो ये हमारे प्रतिबिंब निर्माण के 3 नियम हैं जिसे हमें अच्छे से याद रखना है। यस, अब नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे लेंस से प्रतिबिंब, जो कि आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे लेंस से विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होगा, जिसके लिए हमें ये नियम जरूरी है याद रहे या फिर हमें ये समझ में आए हुए हो।